20 तरह की सब्जी वाले पकौड़े। शोभा रसोई में पकौड़े तल रही थी और खुद से बात कर रही थी। ये आलू, गोभी, पनीर और घिया के पकौड़े तो तैयार हो गए, बस अब करेले और बैंगन के पकौड़े भी बना लेती हूँ। थोड़ी देर में ग्राहक आते ही होंगे। अब शोभा ये बोलकर सारे पकौड़े एक बार तलकर रख लेती है और उसके बाद उन्हें एक टोकरी में भर लेती है। जैसे ही वो रसोई से टोकरी लेकर बाहर निकलती है, तभी उसकी सास आरती कहती है, शोभा बहू, तूने सारे पकौड़े एक बार तलकर रख लिए ना? मैं तो कहती हूँ तू इन्हें 2 बार तलकर ले जा और फिर जब भी ग्राहक मांगे उन्हें गर्म करके दे देना। तू तो जानती है कि सिलेंडर की वैसे भी मारा मारी है। माँ जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दोबारा से गैस जलाकर ठंडे पकौड़ों को गर्म करूंगी तो गैस ज्यादा लगेगी, पर अगर मैंने पहले से 2 बार पकौड़े गर्म कर दिए और उन्हें तीसरी बार गर्म किया तो उनमें तेल भरने लग जाएगा। इससे हमारे काम का भी नुकसान होगा और साथ ही खाने वाले ग्राहकों का भी। आजकल ऐसे बहुत ही कम बेचने वाले होते हैं जो ग्राहकों के बारे में सोचते हैं। मुझे तुझ पर गर्व है मेरी बहू। माँ जी, मैं पूरे 20 तरह के पकौड़े बेचती हूँ ताकि हर ग्राहक की जरूरत को पूरा कर सकूं। और वैसे भी आपने मुझे इतनी मेहनत से पकौड़े बेचने की इजाजत दी, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ। मोहित जी दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर में शोभा और उसका पति मोहित ठेला लेकर पकौड़े बेचने के लिए चले जाते हैं। दोनों पकौड़े बेच रहे होते हैं कि तभी वहां पर गांव का जमींदार गिरधर आता है और कहता है, क्या बात है, तुम दोनों की दुकान तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है। लाओ मेरे 500 रुपए निकालो। जमींदार जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको पैसे देते तो हैं, लेकिन रोज शाम के समय देते हैं। फिर आप सुबह सुबह पैसे क्यों मांग रहे हैं? अभी तो हमारी बोहनी भी नहीं हुई है। मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है, जो मुझे अभी के अभी चाहिए। अब शोभा जमींदार से सुबह सुबह बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपने पास से जमा किए हुए 500 रुपए उसे निकाल कर दे देती है। गिरधर पैसे लेकर चला जाता है। शोभा ने उदास होकर कहा, मैं सब जानती हूँ कि ये निर्दयी जमींदार चाहता है कि हम अपना ठेला इस जमींदार को बेच दें और ये मेरे सारे ग्राहकों पर अपना कब्जा कर सके। अरे ठेला तो मैं फिर भी बेच दूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि ना ही ये उन्हें अच्छी क्वालिटी का खाना खिलाएगा और ना ही दाम कम रखेगा। वहीं दूसरी तरफ गिरधर जैसे ही अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी कौशल्या उससे पूछती है, और बताओ जी, आज कितने गरीबों के पेट पर लात मारकर उनसे पैसे लेकर आए हो? ऐसा पैसा कभी फलता नहीं है, शायद इसीलिए भगवान ने हमें संतानहीन रखा है। तुम्हारी संतान नहीं हुई इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं जो भी कर रहा हूँ इस परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। सारा पैसा सिर्फ मेरे काम तो नहीं आता, मेरी माँ, मेरे भाई और उसके परिवार के भी काम आता है। इसीलिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। अब ऐसा ही होता है। कुछ दिन गुजरते हैं और अब गिरधर एक नई चाल चलने की सोचता है। वह शोभा वहाँ पर 20 तरह की सब्जी के पकौड़े बेचती है ना। 20 तरह की सब्जी के पकौड़े तो वो तब बेच पाएगी जब उसे 20 तरह की सब्जी मिलेगी। अब गिरधर ने व्यापारियों से बात करके सब्जी की बिक्री शोभा के लिए बंद करवा दी। शोभा बहुत ज्यादा उदास होकर अपने घर में बैठी होती है। तभी उसका पति मोहित कहता है, शोभा उदास मत हो। उदास होने से किसी भी परेशानी का हल कभी नहीं निकलता। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। मैं क्या करूं जी? आप जानते हैं ना कि जमींदार हर दिन के 500 रुपए लेता है। वो 500 रुपए तो मैं तब दे पाऊंगी जब मेरे पकौड़े बिकेंगे, और अगर मेरे पास 20 तरह की सब्जी नहीं होगी तो मैं क्या बेचूंगी? तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बहू। वो जमींदार हमें जितना भी परेशान करने की कोशिश कर ले, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। वहीं मोहित भी यही सब सोचकर परेशान हो रहा होता है कि तभी आरती उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है। आरती बहुत समझदार थी। उसके बेटे बहू बाहर पकौड़े बेचा करते थे, इसलिए घर का काम वही किया करती और खाना भी वही बनाया करती। आरती की लाई हुई सब्जी देखकर मोहित हैरान हो जाता है और पूछता है, माँ, ये किस चीज की सब्जी लेकर आई हो आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोहित बेटा, तूने गर्मी देखी है, सारी सब्जियां खराब हो रही थीं, तो मैंने सारी सब्जियां मिलाकर एक ही सब्जी बना दी। तू खाकर देख, इसमें बहुत स्वाद है और साथ ही ये बहुत ताकतवर भी है। अब मोहित जैसे ही वो सब्जी खाकर देखता है तो सब्जी का स्वाद सच में बहुत अच्छा था। मोहित ने अपनी माँ की तारीफ की और बोला, माँ, इस सब्जी को खाकर तो पता ही नहीं चल रहा कि किस चीज की सब्जी है, लेकिन इतना जरूर पता चलता है कि इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हुई हैं। मोहित ये बोलता है और तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो बहुत खुश हो जाता है। उसके चेहरे की चमक देखकर शोभा भी हैरान थी। आज ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आप इतना ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं?
आप तो ऐसे खुश लग रहे हैं जैसे आपको हमारी परेशानी का हल मिल गया हो। समझो शोभा कि हमें हमारी परेशानी का हल मिल गया। अगर जमींदार हमें 20 तरह की सब्जी के पकौड़े नहीं बेचने दे रहा तो हम बस इतना कर सकते हैं कि हम बहुत सारी सब्जियों को एक साथ काटकर उसके पकौड़े बनाएं। इस तरह सभी ग्राहकों को 20 तरह की सब्जी के पकौड़े खाने को मिलेंगे। अब अगर सब्जियां 15-20 होंगी तो भी इस पकौड़े का स्वाद तो अच्छा ही आएगा। हमें तो बस उस कपटी जमींदार को कुछ दिन के लिए मूर्ख बनाना है कि हमारे पास अभी भी 20 तरह की सब्जी आ रही है, और फिर जब वो हार मान लेगा तो सारे दुकानदार हमें फिर से सब्जी देने लगेंगे। बस फिर क्या है, मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी। वैसे भी घर का काम करने के बाद मैं खाली ही रहती हूँ। काम करूंगी तो मेरे शरीर में भी फुर्ती रहेगी। बस फिर क्या था, शोभा, मोहित और आरती मिलकर जितनी भी तरह की सब्जियां घर में उपलब्ध थी वो सारी सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। उसके बाद उन पकौड़ों की भजिया बना लेते हैं। अगले दिन शोभा और मोहित ठेला लगाने के लिए चले जाते हैं। तभी एक औरत पकौड़े खाने के लिए आती है और कहती है, मोहित भाई जरा मुझे पनीर के पकौड़े देना, बहुत मन कर रहा है। 30 रुपए के है ना? बहन जी, हमने अब 20 तरह की सब्जी के एक ही पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं और ये सिर्फ 15 रुपए के हैं। आप खाकर देखो, हमने इसमें पनीर घिसकर भी डाला है, आपको पसंद आएगा। अरे नहीं, मैं तो पनीर के पकौड़े खाने आई थी, पर ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो और दाम भी आधा है तो मुझे 15 रुपए के पकौड़े दे दो। अगर पसंद आएंगे तो मैं अपने घर वालों के लिए भी लेकर जाऊंगी। और जैसे वो पकौड़े खाती है तो उसे वो बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम तक शोभा और मोहित के बहुत सारे पकौड़े बिक जाते हैं। वहीं गिरधर अपने घर में खुश हो रहा था। आज जब वो मुझे 500 रुपए नहीं दे पाएंगे तो मैं उनके ठेले पर कब्जा कर लूंगा और उसके बाद वहां पर अपने किसी आदमी को बैठाकर पकौड़े बेचूंगा, लेकिन महंगे दाम में। गिरधर ये सोचकर खुश हो रहा था, लेकिन जैसे ही शाम को वो शोभा के ठेले पर पैसे लेने जाता है तो शोभा उसके हाथ में 500 रुपए निकाल कर रख देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आपने कितनी कोशिश की जमींदार जी, लेकिन आप एक गरीब को हरा भी नहीं पाए। हमारे ठेले पर तो अभी भी 20 तरह की सब्जी के पकौड़े बिक रहे हैं। अगर आपके अंदर हुनर है तो जरा खाकर बताइए कि कौन सी सब्जी इस पकौड़े में नहीं है। गिरधर पकौड़ा खाता है तो वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। उसे एहसास होता है कि कौन सी सब्जी पकौड़े को बनाने में नहीं डाली गई है। इसका अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गिरधर अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहता है, सच में शोभा, तुम बहुत ज्यादा हिम्मत वाली हो। मैं तुमसे हार मानता हूँ। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई। तुमने साबित कर दिया कि अगर एक गरीब चाहे तो अपनी हिम्मत से कुछ भी हासिल कर सकता है। गिरधर ये बोलकर चला जाता है और 20 तरह की सब्जी के पकौड़े बेचने वाली शोभा की जीत होती है, जिसके बाद विक्रेता भी उसे फिर से सब्जी सप्लाई करना शुरू कर देते हैं और शोभा भी अपना काम खुशी खुशी करने लगती। सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। धामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे पारस के साथ मायके रहने आई हुई थी। पारस, इतना दौड़ा दिया, थक गई हो बेटा, अब तंग मत करो। चलो ये एक निवाला और खाओ। सुमन बिटिया, तू जितना बोलेगी खाने के लिए ये उतना ही तुझे तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना भागूं तो ये पूरा दिन कुछ ना खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? क्या नितिन का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुंच रही हूँ। सुमन के पति नितिन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन अस्पताल पहुंचती है। सुमन बहू, डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैरों में गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ, मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं। बंटी घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग दलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है। अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे मीना, तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ। सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आते हैं। अगले दिन, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब नितिन कोई काम कर पाएगा या कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा। सुरेश, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं?
नितिन, तू अब सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी, पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूं? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं, फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो। तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं कब से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहा है। सुमन को बोलता देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है, जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे ठेले वाले उसे झुककर नमस्ते करते हैं। क्यों रिया, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है। अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। मेरी इतनी हिम्मत है रिया कि तुम मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दो सज्जन सेठ, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूंगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते सुमन की आंखें भर आती हैं। तभी चिंता से उसके दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास में भीड़ लग जाती है। अरे, इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुमन की अचानक शायद चिंता और परेशानी से दर्द शुरू हो जाता है। सज्जन सेठ कुछ लोगों की मदद से सुमन को अस्पताल ले जाता है। सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेठ को बता देती है। सज्जन सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। सुमन को एक बेटी पैदा होती है। वही सज्जन सेठ को पता चलता है कि सुमन का पति नितिन अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। सज्जन सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो। सुमन घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन सेठ उसके घर आता है। सुमन बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी? मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूँ मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं उनका हिसाब और देखरेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, नितिन देखो, भगवान ने सज्जन सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती। एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। सज्जन सेठ भी सुमन की मेहनत को गौर करता था। सुमन के आ जाने से सज्जन सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखना, तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। सुमन को सज्जन सिंह के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद सुमन सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी।
धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सब्जी वाली बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है। Thanks for watching.